अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हम लोग 3x3 इसको 3x1 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग इसको प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों के पास एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए इसमें, A11 A12 A13 करके, और यहाँ पे B11 B21 B31 करके है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो फिर हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कोई सी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन होगा C31, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ये तो एक रो दिखा रहा है और ये कॉलम 1 दिखा रहा है ना, और यहाँ पे रो 2 दिखा रहा है। तो कॉलम 1 इज इक्वल टू रो 2, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा 3x3, मतलब ये R1 है, ये C1 है, ये R2 है और ये C2 है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, R1 इंटू C2 होना चाहिए। R1 कितना है 3 और C2 है 1, तो ये देखिए 3x1 मैट्रिक्स आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंड करके, तो C11 क्या होगा, ये फर्स्ट रो और ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें तो एक ही कॉलम है। ये A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये A12 B21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये A13 B31 के साथ मल्टीप्लाई करके अगर सम कर देंगे तो हम लोगों का C11 आएगा। सिमिलरली सेकेंड रो के लिए, सेकेंड C21 के लिए, जो सी मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट है, उसके लिए R2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड एलिमेंट के लिए R3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम लोगों को पूरा का पूरा कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, तो इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना है हम लोग के पास, तो सिमिलर टू द प्रीवियस कंडीशन जो हम लोग दिखाए थे, क्या होगा ये आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी R1 क्रॉस C1 है और ये R2 क्रॉस C2 है, और यहाँ पे C1 इज इक्वल टू R2 है। दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज फिजिबल, और फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो R1 क्रॉस C2 आएगा, दैट इज 3 इंटू 1। ठीक है, अभी जो मल्टीप्लिकेशन है अकॉर्डिंग टू दिस रूल होगा, C11 जो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हम लोग को मिलेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आप लोग देख लीजिए क्या होना चाहिए। ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट, सी मैट्रिक्स क्या होगा, ये हो गया सी मैट्रिक्स। अब जब हम लोग समझ गए कि मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अब हम लोग देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है हम लोग के पास, ये। ठीक है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो अगर हम लोग एलिमेंट C1 को कैलकुलेट करें, जैसे प्रीवियसली आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाया था, तो हम लोग को क्या मिलेगा। और उससे भी पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है, सपोज हम लोग इसको A मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको X मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको C मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो इसमें ये मैट्रिक्स इस तरीके का है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है, जो एरे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स है, इसका 2x2 है। एक्स मैट्रिक्स का क्या होगा, इस मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है 2x1 और सी मैट्रिक्स का 2x1। तो यहाँ पे जो कंडीशन था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है कि नहीं, कि C2 मस्ट बी इज इक्वल टू R1, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब कैसे करेंगे हम लोग, पहले दिखाया था फिर से दिखा रहा हूँ। तब ये हो गया R1 और ये हो गया कॉलम 1। ठीक है ना, तो C1 क्या होगा, C1 इज इक्वल टू A1x प्लस B1y। देखिए तो क्या ये इस इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या आएगा हम लोग के पास, C2 इज इक्वल टू A2x प्लस B2y, इस इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और इस मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Ax इज इक्वल टू C। और थोड़ा सा और भी डिटेल में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A2 क्रॉस 2 X2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू C 2 क्रॉस 1। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में दिखाया गया है
ठीक है ना इसको। तो जनरली मैथमेटिक्स में जो कस्टमरी है ना, कि अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग इस ब्रैकेट्स की जगह कभी कभी सेकेंड ब्रैकेट में दिखाते हैं। लेकिन जहाँ पे मतलब कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, जैसे एम इंटू एन, और ये एम ग्रेटर देन वन, एन ग्रेटर देन वन, इस तरह का जो सिचुएशन होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दोनों ग्रेटर देन वन है, तो ये इस तरह का हम लोग थर्ड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कॉलम मैट्रिक्स हो गया, तो एन इज इक्वल टू वन जब होता है, तो कभी कभी हम लोग, कभी कभी नहीं, मोस्टली हम लोग सेकेंड ब्रैकेट मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है। तो इन जनरल जैसे एन क्रॉस वन मैट्रिक्स को हम लोग सेकेंड ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। ठीक है, अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स कैसे आता है। ये रहा हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में क्या है हम लोग का, एक मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग फिर से इसको ए मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसको एक्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसको मान लो हम लोग डी मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है, ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 3x3, एक्स मैट्रिक्स में 3x1 इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स में 3x1। फिर से हम लोग देख रहे हैं ये जो C1 है इज इक्वल टू R2, क्योंकि C1 इज इक्वल टू R2 है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और फाइनल फॉर्म क्या आएगा, अगर ये R1 है और ये C2 है, तो R1 क्रॉस C2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर हम लोग फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं जैसे प्रीवियसली किए थे, तो क्या आएगा, D1 इज इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1z, D2 इज इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2z, और D3 इज इक्वल टू A3x प्लस B3y प्लस C3z। ओके, तो अब देखिए आप, ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, फिर ये दोनों इक्वेशन भी सेम है, और फाइनली ये इक्वेशन भी सेम है ना। इसका मतलब हम लोग एक लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम को एक मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में दिखा सकते हैं। दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इज सेम एज ए एक्स इक्वल टू डी फॉर्म 3x3, 3x1, 3x1। ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, दोनों सेम है। अभी हम लोगों को क्या करना है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसके लिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट सीखना पड़ेगा। तो पहले अभी हम लोग क्रेमर्स रूल को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन दिखाएंगे कैसे वो सोल्यूशन क्रेमर्स रूल के फॉर्म में आता है। वहाँ पे हम लोगों को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा, फिर फाइनली हम लोग डिटर्मिनेंट में जाएंगे। ठीक है।